टू सत्या क्लासेस। मेरा नाम सत्यम तोमर है और आप देख रहे हैं यूपी पुलिस के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हैं आपके, उसका ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और अगर आप टेस्ट बुक पे टेस्ट लगाते हैं तो टेस्ट नंबर होगा आपका 3। सबसे पहले जो मुझे नहीं जानते हैं उनके लिए एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। मैंने जो जो एग्ज़ाम क्लियर किए यहाँ पर लिस्ट दी हुई है। अगर आप यूपी पुलिस वाले बच्चे हो तो ये 3 एग्ज़ाम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सभी मैंने क्लियर किए हुए हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो है कि ए बी से आधा कुशल है जो सी से 3 गुना कुशल है। तो ए बी से आधा कुशल है, इसका मतलब है ए बी से आधा कुशल का मतलब है अगर बी 2 काम करता है तो ए 1 काम करेगा। ठीक है, पहली लाइन हमने सॉल्व कर दी। और देखिए उसने कहा है अगर यहाँ पर जो की जगह और लिखा होता तो ये बात करता ए की। अगर उसने जो लगाया है तो ये बात कर रहा है बी की। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैंने इसलिए बता दिया है। तो इसने कहा है जो, यानी बी सी से 3 गुना कुशल है। बी सी से 3 गुना कुशल है। अगर सी से 3 गुना कुशल है, अगर मैं सी को 1 मानता हूँ तो बी की वैल्यू होगी 3। अगर बी की वैल्यू 3 है तो मैं बी को मानूंगा 6। तो देखिए अब मैं इन दोनों का एलसीएम मानूंगा तो ये आएगा 2, ये 3 गुना ये 6, और ए था बी से आधा कुशल यानी बी से आधा यानी 3। तो ए 3 काम करेगा, बी 6 काम करेगा, सी 2 काम करेगा। अब हमें सभी की एफिशिएंसी पता चल गई है। ठीक है, वे तीनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे? यदि बी अकेले 6 दिन में पूरा करता है, बी अगर 6 दिन में पूरा करेगा तो बी 1 दिन में 6 काम, और 6 दिन में पूरा करेगा तो 6 गुणा 6 यानी टोटल काम कितना है? 36 काम। अब तीनों मिल जाएंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 + 6 + 2 यानी टोटल 11 काम। तो 36 टोटल काम है और 11 एक दिन में करेंगे तो कितने दिन लगेंगे? 11 × 33, बचेगा 3, दशमलव लगाएंगे 30, 11 दूनी 22, 8, 11 × 77, 3.27 डेज, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि x जो है, x ने 8 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। उन्होंने आंशिक रूप से पैदल 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से तथा आंशिक रूप से साइकिल पर 12 की स्पीड से 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से यात्रा की। तो x द्वारा पैदल यात्रा कितनी दूरी तय की गई ये बताना है। देखो क्या रहा है, एक x है, उसने टोटल उसे ए से यहाँ उसे जाना था। टोटल उसे 8 घंटे की यात्रा थी, 75 किलोमीटर टोटल उसने कवर किया और 8 घंटे लगे, ये टोटल टाइम लगा। लेकिन उसने कहा कुछ दूरी तो उसने पैदल तय की, मान लीजिए इतनी दूरी पैदल चलाया वो, और ये वाली दूरी उसने दूसरी साइकिल है ना, हाँ साइकिल, ये दूरी साइकिल से तय की है। उसने सिर्फ ये बताया है कि जो पैदल तय की है वो है 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड, और जो साइकिल से तय की है वो 12 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड है। तो ये बताना है कि ये जो दूरी तय की थी पैदल उसने, ये कितने किलोमीटर है। ठीक है, सवाल समझ में आ गया। अब देखो इसके 2 तरीके हैं, या तो आप बेसिक से कर लो। बिल्कुल बेसिक बताता हूँ पहले। उसने कहा था 5 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, मान लो टोटल 8 घंटे थे, तो मैंने मान लिया कि जो हमारा ये है पैदल चलने की यात्रा है वो x घंटे चला है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर घंटा गुणा x, ये टोटल आ जाएगी डिस्टेंस, प्लस फिर 12 किलोमीटर पर घंटा, और ये टोटल टाइम था 8 घंटे। x घंटे वो अगर पैदल चल लिया तो टाइम कितना बचा? 8 - x, इतने घंटे साइकिल से चल दिया, और ये भी डिस्टेंस है तो टोटल डिस्टेंस हो गई। टोटल डिस्टेंस उसने कितनी दी है? 75 किलोमीटर। ये स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल रख दी। ठीक है, तो यहाँ पे 5x आ जाएगा, 12 × 8 = 96 आ जाएगा, -12x आ जाएगा, = 75। उसके बाद 5x में से 12x घटाओगे तो -7x बचेगा, और इधर 96 इधर ले जाओगे आप 75 तो -21 आ जाएगा। तो माइनस से माइनस कटेगा और x की वैल्यू 7 या 21 यानी 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू 3 पता चल गई आपको, तो हमें बताना था कि साइकिल से कितने किलोमीटर दूरी तय की। तो साइकिल की स्पीड हमें पता है 5 थी, और हमने x
यानी एक्स को कौन सा टाइम माना था, साइकिल वाला, तो ये 3 घंटे आ गया, तो 5 गुणा 3 15 किलोमीटर तय की। बेसिक से बिल्कुल समझ में आया होगा सभी की। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट। अब दूसरा तरीका बता देता हूँ। देखिए बेसिक तो अपना मजबूत रखिए हमेशा, बिना बेसिक के तो ये समझ लीजिए कहीं भी फंस सकते हो, जहाँ फंसोगे वहाँ बेसिक लगेगा। दूसरा तरीका ये है, मैं कैसे करता था, मैं ऐसे करता था कि 5 किलोमीटर पर घंटा पैदल चलाओ, 12 किलोमीटर पर घंटा साइकिल से चला। तो मैं क्या करता था, साइकिल से मान लेता हूँ पूरी डिस्टेंस उसने साइकिल से तय की, तो 12 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से कितने घंटे चला था टोटल, 8 घंटे। तो कितनी दूरी तय करेगा, 96 किलोमीटर, 12 8 96 किलोमीटर। लेकिन उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि 75 किलोमीटर दूरी तय की। तो हमारा जो ये कितना एक्स्ट्रा आया, 21 किलोमीटर एक्स्ट्रा। क्यों आ रहा है ये 21 किलोमीटर एक्स्ट्रा, इस वजह से आया क्योंकि साइकिल की स्पीड तो 12 किलोमीटर पर घंटा थी, लेकिन पैदल जो थी 5 किलोमीटर पर घंटा थी। मैंने इसे 12 किलोमीटर पर घंटा बना दिया, यानी 1 घंटे में पैदल की जो स्पीड मैंने बढ़ाई है वो बढ़ाई है 7 किलोमीटर पर घंटा। 7 किलोमीटर पर घंटा स्पीड मैंने किसकी बढ़ाई है, पैदल की। तो 7 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड अगर मैंने बढ़ाई है और टोटल किलोमीटर कितना बढ़ा है, 21 किलोमीटर, तो मुझे यहाँ से दिख रहा है अगर 7 किलोमीटर 1 घंटे में, तो 21 किलोमीटर कितने घंटे में, 21 से भाग दे देंगे, 7 से भाग देंगे जब 21 को, तो 3 घंटे। अब मुझे पता चल गया ये जो पैदल चला था ये 3 घंटा चला था। ये अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैंने टोटल डिस्टेंस मान ली थी कि वो टोटल साइकिल से चला है, तो साइकिल से जितनी दूरी चला होगा वो तो पूरी लेगी हमारी। जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस आई वो किसकी वजह से आई, 7 किलोमीटर पर घंटा हमने इसकी स्पीड बढ़ा दी थी, क्योंकि 5 थी हमने 12 मान ली थी पूरी। तो 7 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से 21 किलोमीटर कितने घंटे, 3 घंटे, यानी ये 3 घंटे चला है। अब पैदल की जो डिस्टेंस निकालनी है तो आप क्या करोगे, पैदल की स्पीड मल्टीप्लाई टाइम टोटल डिस्टेंस। ठीक है, ये भी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए बार बार क्वेश्चन आ रहा है और इन्होंने इस बार भी गलत किया, लेकिन इससे पता क्या चलता है, इससे ये पता चलता है कि इनके जो मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं वो थोड़े से वीक हैं, याद नहीं है इनकी। फिलहाल मैंने बताया था किसी भी चीज़ को पिघलाकर कोई भी चीज़ बनाई जाती है तो उनका एक ही चीज़ सेम रहता है, वो होता है वॉल्यूम यानी आयतन। अब देखो 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पिघलाया गया, मैंने गोले का तुम्हें बताया कि गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर क्या है, त्रिज्या दी है 10 सेंटीमीटर, 10 गुणा 10 गुणा 10, ये गोले का आयतन आ गया, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, दूसरी चीज़ के आयतन की जो भी बना रहे हो। शंकु बनाया है, शंकु का आयतन क्या होता है, लिख लो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो इसके इक्वल रखेंगे 1/3 पाई आर कितना है, शंकु हमें दी है, ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर, आर नहीं दिया है तो आर ऐसे ही रख लेंगे, और ऊंचाई कितनी है 10, दोनों के आयतन बराबर रख दिए, 10 से 10 काटो, 3 से 3 काटो, पाई से पाई काटो, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 10 गुणा 10 मल्टीप्लाई 4। तो आर बराबर आ जाएगा, 10 बाहर निकल जाएगा और 4 में से 2 निकल जाएगा, यानी 20। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन में 20 मिलेगा, 100% मिलेगा, और बहुत सारे बच्चे इसे मार्क करके भाग जाएंगे क्योंकि उन्हें होती है जल्दी। लेकिन ये एग्जामिनर क्या करता है, शंकु का पूछ लिया व्यास, त्रिज्या नहीं पूछी, त्रिज्या तो 20 आ गई, व्यास होता है दुगना, तो इसका आंसर होगा 40। ये गलत है, ठीक है, आंसर 40 लगाना है। इन चीज़ों पे ध्यान देना है, अपना पूरा सवाल करके अगर गलत कर रहे हो तो तुम बाजीगर नहीं, हारे हुए बाजीगर हो। ठीक है, टाइम भी वेस्ट किया और नंबर भी गवा दिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक समुच्चय है। देखो समुच्चय ये तो उसने लगा दिया, जिससे बच्चे सोचे कि क्लास 10 में समुच्चय पढ़ा था उसका क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। उसने कहा एक समुच्चय है, एक सीरीज है, मान लीजिए एक समुच्चय 3 से शुरू हो रहा है, होने वाले क्रमागत 5 पूर्णांक होते हैं, यदि समुच्चय में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो औसत में कितने प्रतिशत कमी आएगी। देखो मैं समझाता हूँ, एक सीरीज है, ठीक है, 3 से स्टार्ट हो रही है, 5 क्रमागत पूर्णांक है, 3 4 5 6 7, ये सीरीज थी। उसने क्या कहा कि सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दो, यानी सबसे बड़ा 7 है, तो नई सीरीज बनेगी 3 4 5 6। अब उसने पूछा है कि इस सीरीज में जो औसत था, इस सीरीज में जो औसत आया कितने % घट गया, बस ये सवाल है और कुछ भी नहीं है।
तो इसका औसत लगातार है तो इसका औसत बीच वाला हो जाएगा। आप क्या कर सकते हो, अगर ऐसी चीज़ें नहीं पता है, क्रमागत संख्या में जो बीच की संख्या होती है वो औसत होता है। अगर नहीं ऐसे पता है, सभी को जोड़ लो और डिवाइड कर दो जितनी संख्या है, यानी 5 से डिवाइड कर देना, तो औसत आ जाएगा इसका 5। इसका औसत क्या होगा, 2 ये हैं इधर, 2 ये हैं, यानी 4 और 5 के बीच का आएगा, यानी 4.5। सभी को जोड़ के 4 संख्या 4 से डिवाइड करना तो 4.5 आ जाएगा। अब बताना है कितने % डिक्रीज हुआ, तो 5 से 5.5 4.5 हो गया, तो 0.5 घटा, डिवाइड ओरिजिनल 5 था, मल्टीप्लाई 100, इससे 1 0 कट जाएगा, 5 से 5 10%। यह आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम 2 पूर्णांकों का योग है जिसका गुणनफल 64 है। मतलब ये बताना है 2 ऐसी संख्याएं हैं जिनकी मल्टीप्लाई करके a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 64 है। तो उसने पूछा है कि इनका जो ऐसी संख्या बताइए, ये a और b के ऐसे मान बताइए जिनका जो योगफल हो वो न्यूनतम हो, यानी मिनिमम आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो समझ लो उस संख्या का स्क्वायर रूट कर दो। इस संख्या का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल क्या होगा, 8 होगा, 8 8 64 होते हैं, तो यहाँ पर 8 और 8 रख दो। सबसे कम योगफल के लिए यही पॉसिबल होता है हमेशा। 8 8 कितने होंगे, 16। यह आपका आंसर होगा। आप क्या कर सकते थे, दूसरी संख्या ये भी हो सकती थी, अब रख के देख लो, 16 गुणा 4 64 होता है ना, तो 16 4 20 होगा, 16 से ज़्यादा आएगा। फिर मैं क्या कह सकता था, इसे कह सकता था 32 गुणा 2 भी तो 64 होता है, 32 2 34 आएगा। तो हमेशा सबसे कम अगर इनका योगफल चाहिए तो जो वर्गमूल होगा उसी संख्या को रिपीट कर दो, वो सबसे कम योगफल देगा आपको। ठीक है, याद रखना। जैसे मैं कहूँ 81 की ऐसी 2 मान बताओ सबसे कम योगफल आए, तो हमेशा याद रखना 9 गुणा 9 यानी 18 सबसे कम योगफल होगा, बाकी सब इससे बड़े आएंगे। चाहे करके देख लेना है बैठ के। चलो अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसके द्वारा 1200 को एक पूर्णांक बनाने के लिए गुणा किया जाना चाहिए। मतलब ऐसी संख्या बताओ कि 1200 में मैं उस संख्या की गुणा कर दूँ। सबसे छोटी संख्या बतानी है, उस संख्या की गुणा करने पर ये पूरी संख्या स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, यानी पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें देखो करना क्या है तुम्हें, एक तो फैक्टर कर लेना, फैक्टर करके जोड़े बना लेना, जिसका जोड़ा कम पड़े। जैसे मैं कहूँ 1200 है, बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल, फिर बताऊँगा कैसे करना था। जैसे मैं करूँ 2 से काटूँगा 600, फिर 2 से करूँगा 300, बिल्कुल बेसिक बता के चलूँगा क्योंकि हर बच्चे को इतना पता होना चाहिए। 2 से 75, 5 से 25 15, 5 से 3 और 3 से 1, तो जोड़े बना लो। यहाँ पूरा जोड़ा बन गया, पूरा जोड़ा बन गया, पूरा जोड़ा बन गया। ये सिंगल है, यानी 3 से अगर मैं गुणा कर दूँ तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या थी, अब हम डायरेक्ट भी कर सकते थे इसे। मैं इसे मिटा देता हूँ। अब देखो, अब मुझे क्या दिखाई दे रहा था कि 1200 है, 1200 का मतलब क्या होता है, 12 गुणा 100। 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है अपने आप में, 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो मैं इसे भूल जाऊँगा। अब मेरे पास बचा 12, 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 गुणा 3। अब मुझे पता है 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, मैं इसे ही भूल जाऊँगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब बचा 3, 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यही परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, यानी 3 चाहिए था हमें। समझ रहे हो, जो परफेक्ट स्क्वायर दिखाई दे रहा है उसे हटाते रहो, बाकी आंसर बच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान था, देखो यहीं सॉल्व कर देते हैं। ये 8 का स्क्वायर रूट है, 8 73 और 8 जुड़ेंगे तो 81 आएगा। फिर इसका स्क्वायर रूट जब हटाओगे 81 का 9 आ जाएगा। फिर 27 + 9 होगा, 27 + 9 36 होगा। फिर इसी स्क्वायर रूट को जब हटाओगे तो 6 आ जाएगा। 6 और 3 जुड़ेंगे 9, 9 को हटाओगे तो 3 आ जाएगा। ये तो आसान था। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि x/y इज इक्वल टू 4/5 है। x/y इज इक्वल टू 4/5 है और y का मान हमें बताना है। इक्वेशन दे रखी है 7x + 6y इज इक्वल टू 29। तो अगर y का मान चाहिए तो x हटाना है, तो x की वैल्यू यहाँ से रख दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4/5y। तो यहाँ रखेंगे 7 × 4/5y
प्लस 6y इज इक्वल टू 29। अब इसमें 28 हो जाएगा और एलसीएम ले लेंगे 5। 28y प्लस 5 छंग 30y इज इक्वल टू 29। तो ये उधर जाएगा तो 28 और 30 होंगे 58 बाई इज इक्वल टू 29 गुणा 5। अब ये डिवाइड में चला जाएगा तो बाई बराबर आ जाएगा 29 गुणा 5 बटे 58। 29 से काटोगे 2 बार और 2 से काटोगे 2.5 बार। ये आपका आंसर होगा 2.5। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था। मैं कैसे करता था, मैं थोड़ा सा अलग तरीके से कर लेता था। कैसे, देखो यहाँ पर देखो, उसने दिया था जैसे मैं करता हूँ वैसे तो बताऊँगा ही आपको, बाकी बेसिक तो आपको आना चाहिए जो मैंने बताया, ठीक है। x बटे बाई बराबर 4/5 है। इक्वेशन दी थी 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 29। मैं डायरेक्ट x की वैल्यू 4 रखूँगा, बाई की वैल्यू 5 रखूँगा। देखो 4 सत्ते होंगे 28, 5 छंग होंगे 30 इज इक्वल टू 29। ये हो जाएगा 58। 58 की वैल्यू आ गई 29, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 29/58 यानी 1/2। 1 की वैल्यू 1/2 है। अब मुझे जिसकी भी बतानी है, अगर मुझे x की बतानी होती तो x को मैंने 4 माना था, 4 गुणा 1/2 करूँगा यानी x की वैल्यू 2 हो जाएगी। 5 गुणा 1/2 करूँगा तो इसकी वैल्यू 2.5 आ जाएगी। मैं ऐसे करता था, ठीक है। तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 2 संख्याओं का मैसे और लैसे क्रमशः 2 और 30 2 और 60 है। यदि उन संख्याओं में से एक दूसरे की तुलना में 14 अधिक है तो छोटी संख्या बताओ क्या है। तो देखो इसे समझना, ये पढ़ा होगा कि लैसे गुणा मैसे बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, बस इसी पर पूरा सवाल है। तो लैसे गुणा मैसे तो पता है 2 गुणा 60 और इज इक्वल टू पहली संख्या दूसरी संख्या से 14 अधिक है, मतलब छोटी x है तो बड़ी कितनी होगी x प्लस 14, यही तो होगी। तो मैंने x मल्टीप्लाई x प्लस 14, ठीक है। अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो, ये 120 हो जाएगा। दूसरा तरीका भी बताऊँगा, अभी वेट करो। x² प्लस 14x, तो ये उधर ले जाएंगे x² प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। अब 120 के ऐसे फैक्टर करो जो 14 आ जाए। तो 12 ढाई 120 होता है, 15 अट्ठे 120 होता है 120। और क्या पॉसिबल है, इसके फैक्टर करेंगे तो 4 30 5 6 2 3 ये आएंगे फैक्टर। तो इसे ऐसे तोड़ो कि 14 योग आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 दूनी 8 5 तिया 15 नहीं, 5 चौक 20 और 2 तिया 6, 20 और 6 आ जाएंगे, ठीक है। 20x माइनस 6x माइनस 120 बराबर 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 20 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 6 कॉमन लेंगे तो फिर x प्लस 20 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 यानी x प्लस 20 और ये x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। जब बराबर 0 के रखोगे तो पहली वैल्यू आएगी माइनस का 20, ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी वैल्यू आएगी x माइनस 6 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर 6, यानी ये पॉसिबल है। यानी छोटी वैल्यू जो हमने मानी थी यहाँ रख देंगे। पूछी थी छोटी, अगर छोटी पूछी है तो 6 ही आंसर है क्योंकि x हमने छोटी मानी थी, और बड़ी पूछता तो 14 प्लस 6 यानी 20 बड़ी होती। ये तरीका है। दूसरा तरीका देखो मैं कैसे कर सकता था, करूँगा बेसिक ही लेकिन थोड़ा सा तरीका अलग होगा। अब देखो मुझे पता था कि दोनों का जो मल्टीप्लाई आएगी वो कितनी आएगी, 60 दूनी 120 आएगी। अब मैं 120 को डायरेक्ट ऐसे तोड़ दूंगा कि एक संख्या दूसरी संख्या से 14 देखो, जैसे अभी मैंने तोड़ा था। संख्या इसके फैक्टर करोगे तो आपको मिलेगी, कितनी आई थी 20 और 6, दोनों में कितने का अंतर है 14 का, यानी 6 छोटी संख्या है और 20 बड़ी संख्या है। आंसर डायरेक्ट 6। मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है। सोचना पड़ेगा थोड़ा सा लेकिन उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। नहीं आता है तो बेसिक तो कहीं गया नहीं आपका। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान है। 4:9 दे रखा है। ए बी के बीच 39 कैंडी बांटनी है, तो बी को ए से कितनी अधिक मिलेंगी। तो 4 और 9 कितने होगा, 13 बराबर कितना दे रखा है 39, तो 1 बराबर कितना आ गया 3। और कितनी अधिक है
5 अधिक हैं, 1 बराबर 3, 5 बराबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। उसने कहा 10% और 30% के दो लगातार मूल्य निर्धारण के बाद 20% की छूट एक वस्तु इतने रुपए में बेची गई तो वस्तु की लागत मूल्य बतानी है। अब सवाल क्या था, ये थोड़ा सा लैंग्वेज ऐसी थी, इंग्लिश में तो समझ पाएंगे सभी बच्चे, इंग्लिश में मैंने यहाँ दिखाया नहीं है, लेकिन इंग्लिश की लैंग्वेज आसान होती है हमेशा। तो हिंदी वाले देखो ध्यान से, ये 10% और 30% के दो लगातार मूल्य निर्धारण का मतलब है जो कॉस्ट प्राइस था उससे 10% और 30% दो मूल्य बढ़ाकर मार्क प्राइस किया गया उसका, कहने का मतलब ये है उसका। ठीक है, चलो अब हम इसे मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस था x रुपये, तो इसे बढ़ाया उसने 10% बढ़ाया। 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10, यानी पहले 10 था तो बढ़ाकर उसने 11 रुपये कर दिया। फिर एक बार बढ़ाया 30%, 30% की फ्रैक्शन कितनी होगी 3/10, यानी 10 वैल्यू थी 13 कर दी। ये मार्क प्राइस आ गया हमारा। अब उसने क्या किया, इस पर छूट दी मार्क प्राइस पे 20% की। 20% की फ्रैक्शन होती है 20 1/5, यानी पहले वैल्यू 5 थी, अब घटा के कितनी कर दी 4, और ये जो फाइनल प्राइस आया यही दे रखा है हमें 2288। काटो भाई, 11 से काटो, 11 दूनी 22, 0 11 अट्ठे 88, 13 एकम 13, 13 छंग 78, 4 से काटोगे 4 बार, फिर उधर जाएगा ये जब मल्टीप्लाई होगी तो 4 पंजे 20 और 20 के आगे 2 जीरो, यानी 2000 आपका आंसर होगा। कॉस्ट प्राइस ये था, आया समझ में। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस पे गए, मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य पर गए, और ये हमारा आंसर मिल गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। कपड़े का एक टुकड़ा 600 रुपये में खरीद लिया, सिलाई शुल्क आया 40 रुपये, उसके बाद 12.5% लाभ के लिए कितने पर बेचा जाए। तो उसे 600 रुपये का खरीदा, 40 रुपये उसका खर्चा आया सिलाई का, तो 640 रुपये का पड़ गया वो। अब वो 12.5% लाभ लेना चाह रहा है, 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, तो इसका 1/8 कितना होगा 80 रुपीज़, ये उसे बेनिफिट चाहिए। तो 640 की चीज़ थी, 80 रुपये बेनिफिट चाहिए, तो 720 का बेच देगा, डायरेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। एक वस्तु 25,000 रुपये में खरीदी गई, दुकानदार इसकी अंकित कीमत पर 12% की छूट देने की अनुमति देता है, फिर भी वो 10% का लाभ कमा रहा है, तो वस्तु की अंकित मूल्य क्या होगी। तो देखो, जब कभी भी कहे कि इतने % की छूट देता है और इतना % प्रॉफिट या लॉस होता है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे, CP/MP का रेशियो निकालने के लिए हम CP/MP का रेशियो निकालने के लिए 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे। डिस्काउंट कितना था 12, 100 माइनस 12 मतलब 88, और 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस करते हैं तो 100 + 10 यानी 110। ये CP/MP का डायरेक्ट रेशियो आ गया। 11 से काटेंगे 8 बार, 11 से काटेंगे 10 बार, और उसने क्या दी है 2500 रुपये खरीदी गई, यानी कॉस्ट प्राइस दिया है, तो 8 की वैल्यू 2500 है, 10 की वैल्यू हमें बतानी है, तो 2500/8 × 10। काटो भाई, 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 5 बार, 4 से काटोगे तो ये आएगा 25 25 625, तो 625 × 5 3125। इतनी कैलकुलेशन तो कर ही सकते हो। ठीक है, कहाँ गया, ये रहा। 14वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 4% प्रति दर की दर से साधारण ब्याज है तहत कितने वर्षों में 1500 रुपये दुगने होंगे। भाई इससे तो मतलब ही नहीं है। देखो 1500 रुपये हों, 50,000 हों, 50 लाख हों, 50 करोड़ हों, ये मैटर नहीं करता। ये बताना है कि 4% की दर से कोई भी धनराशि कितने साल में दुगनी होगी, ये सवाल है आपके लिए। चाहे यहाँ 1500 ले लेना, 2000 ले लेना, तो सीधी सी बात है कि हमें चाहिए 100% जो राशि है हमारी उसे डबल करना है, यानी 200% करना है, यानी ब्याज कितना लेना है हमें 100% ब्याज चाहिए। यही तो कहने का मतलब है भाई। 100% होती है अपने आप में राशि, उसे डबल करना है यानी 200% करना है, तो ब्याज कितना मिलना है हमें 100% ब्याज मिलना है। उसने कहा 4% प्रति वर्ष है, अगर 4% प्रति वर्ष है मतलब एक साल में 4% मिलता है, टोटल ब्याज चाहिए 100%, तो कितने साल लगेंगे 25 साल। आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1000 रुपये 2 वर्ष में 1144.9 रुपये हो जाते हैं, तो मूलधन सालाना चक्रवृद्धि ब्याज लगा है, तो बताओ कितने % पर ईयर चक्रवृद्धि ब्याज है। चलो अब हम क्या करेंगे, इनका रेशियो लेंगे। रेशियो ले लेते हैं 1149.9
इसे उड़ाते हैं और इधर 0 बढ़ा देते हैं। ये आ गया रेशियो 10,000 अनुपात A11499। अब देखो 2 साल का है तो 2 साल में स्क्वायर रूट लगा दो इस पर, 1 साल में बन जाएगा ये। तो इसका स्क्वायर रूट होगा 2 0 आ जाएंगे यानी 100, और इसका होगा या तो बाद में 3 आएगा या 7 आएगा। ये कितना होगा 10, यानी या 103 या 107 का है। तो 105 का तो हम इजीली कर सकते हैं। कैसे करेंगे, 5 का होता है 25, 10 से अगली डिजिट होती है 11, तो 11 दही 110, 110 25 से ये संख्या बड़ी है। हाँ बड़ी। हाँ तो ये जो संख्या हमने 105 का स्क्वायर किया, ये संख्या अगर इससे बड़ी आ रही है, 110 25 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये 107 का स्क्वायर है। अगर ये छोटी होती तो 103 का स्क्वायर होता। ठीक है, स्क्वायर रूट निकालने सिखा दूंगा कभी अगर कमेंट आते हैं ज़्यादा। तो ये 107 का स्क्वायर है। तो अब 1 साल में कन्वर्ट कर दिया हमने इसे। अगर 3 साल का होता तो क्यूब रूट लेते, 2 साल का था स्क्वायर रूट लिया। तो ये कितने परसेंट बढ़ा, 7%, यानी जो ब्याज था पर ईयर का वो 7% था। समझ पाए होंगे ईजिली। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि ABC के बीच 1152 रुपये का नुकसान इतने के अनुपात में बांटा गया, 7:8:9। तो 7 और 8 कितने होंगे, 15, 9, 24। 24 बराबर कितना दिया है, 1152। तो 1 की वैल्यू निकाल लो भाई, पता चल जाएगा 1 की वैल्यू क्या है। 8 तिया 24 होते हैं, 8 एकम 8, 3 35, चौके 32, 3 चौके 32, 3 से काटोगे 4 अट्ठे 48 आ गई 1 की वैल्यू। 48 का मतलब है 1 की वैल्यू 48 है। उसने पूछा A का हिस्सा, तो 48 गुणा कर देंगे, A का हिस्सा था 7, 48 गुणा 7 यानी 7 अट्ठे 56, 5 7 चौक 28, 5 33। ये आ गया A का नुकसान। कहाँ है, 336। B का पूछता 8 से गुणा कर देते, C का पूछता 9 से गुणा कर देते। पूछता A B में कितना डिफरेंस है, तो A B में डिफरेंस देख के उसी चीज़ से गुणा कर देते, 1 से गुणा कर देते, वो डिफरेंस आ जाता। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, ये थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है और क्वेश्चन अच्छा भी हो सकता है क्योंकि 2 मिनट 41 सेकंड इन्होंने लिए है। देखते हैं अच्छा है या गंदा है। ABC एक व्यवसाय में 50,000 रुपये की सदस्यता लेते हैं। ठीक है भाई, ले ली। B ने C की तुलना में 6,000 रुपये अधिक की सदस्यता ली। लिख लेते हैं, B ने C की तुलना में, अगर C ने X रुपये की सदस्यता ली तो इसने X प्लस 6,000 रुपये की सदस्यता ली। चलो, A ने B की तुलना में 2,000 रुपये अधिक, A ने B से भी 2,000 अधिक, यानी B से 2,000 अधिक, तो 6 और 2 8,000। ये इसने इतनी सदस्यता ली, इसने इतने की ली, इतने इतने की ली। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें पता है टोटल 50,000 रुपये थी, तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर आंसर आ जाएगा। सबकी सदस्यता को जोड़ लेते हैं और टोटल हमें पहले से ही दिया हुआ है 50,000। ठीक है, तो 3x हो जाएगा, 8 से 14,000 हो जाएगा, बराबर 50,000 हो जाएगा। उधर ले जाओ इसे घटाने के लिए, 3x बराबर 36,000 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,000, यानी x की वैल्यू 12,000 है। अब हम देखते हैं किसने कितना इन्वेस्ट किया है। A अनुपात B अनुपात C निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा, देखो मैं यहाँ इसे थोड़ा सा मिटाऊंगा दिखाने के लिए आपको। x की वैल्यू कितनी आई है, 12,000, तो C की वैल्यू 12,000, B की वैल्यू 12 और 6 18,000, और इसकी वैल्यू निकालोगे 12 और 8 20,000। देखो 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो, 2 छंग 12, 2 नम 18 और 2 ढाई 20, यानी जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में बटेगा। उसने कहा प्रॉफिट है 10,000 का, तो इन सबको जोड़ लो, तो 10 9 19 और 6 25, यानी 25 की वैल्यू हो गई 10,000। 1 की वैल्यू निकाल लोगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 25 चौके 100 यानी 400। 1 की वैल्यू 400 रुपये। पूछा किसका है, A का हिस्सा पूछा है प्रॉफिट का, तो A 10 था, तो 400 गुणा 10 कर देंगे, यानी 4,000 रुपये A का प्रॉफिट का हिस्सा। सबसे पहले हमने निकाला उनकी इन्वेस्टमेंट कितना था, उनकी सदस्यता के लिए उन्होंने कितने पैसे खर्च किए थे, उससे रेशियो जो मिला उसमें करते हैं हम उनके प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन, उनके प्रॉफिट को बांटते हैं। तो ठीक है, समझ पाए होंगे। अगर नहीं समझ में आए एक बार इसे थोड़ा सा बैक कर लेना, समझ में आ जाएगा। एक्सप्लेनेशन अच्छा है इसका। ठीक है, एक पंसारी की 4 महीने में क्रमशः 2,000, 2,500, 3,250
और 4250 की बिक्री हो गई। लेकिन उसने क्या किया, 3500 रुपये की औसत बिक्री के लिए 5वें महीने में कितनी बिक्री करे। देखो पहले बेसिक बताता हूँ, सभी को जोड़ना चारों को। 3500 अगर उसे औसत लाना है 5 का, तो 3500 गुणा 5, ये जो आएगा टोटल, इन सभी को चारों को जोड़ के उस टोटल में से घटा देना, तो 5वें महीने की आ जाएगी बिक्री जितनी करनी है। मैं कैसे करता हूँ, बेसिक तो बता दिया, बेसिक हमेशा आना चाहिए आप पर। उसने पहले महीने 2000, दूसरे महीने 2500, तीसरे महीने 3250 और चौथे महीने 4250। एवरेज लाना है 3500, तो मतलब यहाँ उसने जो बिक्री की थी वो 1500 रुपये कम की है, यानी 1500 रुपये और बिक्री करनी है हमें अभी। यहाँ पर 1000 रुपये और एक्स्ट्रा बिक्री करनी है इसके लिए, 3500 लाने के लिए। यहाँ 250 रुपये और बिक्री करनी है हमें, मतलब हमें जो एक्स्ट्रा बिक्री करनी है अभी तक देखा हमने, वो करनी है 15 10 25 तो 2750 रुपये की बिक्री। ये हमें एक्स्ट्रा बिक्री करनी है इन्हें सभी को 3500 ले जाने के लिए। लेकिन इसने एक्स्ट्रा कर दी, इसने कितनी एक्स्ट्रा कर दी, 750 रुपये। अब ये 750 इसने एक्स्ट्रा कर दी, यानी हमें 2750 की अभी एक्स्ट्रा करनी थी, उसने पहले ही 750 एक्स्ट्रा कर दी, तो अब कितनी एक्स्ट्रा करनी है, 2000 एक्स्ट्रा करनी है। तो 2000 तो एक्स्ट्रा करनी है और 3500 उसे अपने हिस्से के करने हैं, तो 3500 प्लस 2000 यानी 5500 उसे करनी होगी लास्ट के महीने में। ये आंसर है। बाकी बेसिक से कर सकते हो जैसे बताया था, ऐसे पसंद आ रहा है ऐसे करो, बेसिक से पसंद आ रहा है बेसिक से करो। ओवरऑल क्वेश्चन को करो बस। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। देखो 19 तो बहुत आसान है, इन्होंने गलत कर दिया। कितनी सेकंड ली, 20 सेकंड। अब मैं यहाँ एक चीज़ बता दूँ, अगर क्वेश्चन आसान है तो उसे आसानी में मत लेना कभी भी। क्वेश्चन आसान था, सभी ने सही किया होगा, इन्होंने गलत कर दिया, क्यों, जल्दबाजी में। तो अगर आसान क्वेश्चन आता है तो ओवर कॉन्फिडेंस में मत आओ, जल्दबाजी मत करो, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन सभी सही करेंगे और आपका गलत होगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। चलो BC 40 दिन में कर सकते हैं किसी काम को, ABC 20 दिन में, तीनों मिलकर 20 दिन में, A + B + C 20 दिन में। टोटल काम मान लो 40 है, तो B और C का एक दिन का काम 1 और ABC का एक दिन का काम 2, यानी ABC में से अगर BC घटाएंगे तो A का एक दिन का काम बचेगा और 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, यानी A का एक दिन का काम 1 है, टोटल 40 काम है, तो कितने दिन लगेंगे A को, 40 दिन। यही तो पूछा था, A को कितने दिन लगेंगे, ये आंसर है। तो देखिए टोटल 19 क्वेश्चन थे, 19 के 19 मैंने आपको सॉल्व कराए। सबसे पहले कमेंट बॉक्स में बताना कि सॉल्यूशन लग कैसा रहा है आपको, सॉल्यूशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नया चैनल है, आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ मैं। अभी मुझे इससे कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, आपके लिए कर रहा हूँ, तो इतना करो, अपने 2 या 3 फ्रेंड को प्लीज़ शेयर करते रहना, ठीक है। बाकी कमेंट बॉक्स में बताते रहना, कुछ सुधार होना होगा तो होता रहेगा। आपसे मैं सीख रहा हूँ, मुझसे आप सीखते रहिए, ऐसे ही लाइफ चलती चली जाएगी, आपको जॉब मिल ज़रूर जाएगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।